नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अब तक हम अपने चैनल पर 8 स्मॉल कैप बिजनेसेस डिस्कस कर चुके हैं जिनके Q3 FY26 या दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम 4 और बिजनेसेस पर बात करेंगे। और आज इंटरेस्टिंग क्या रहेगा कि इन 4 में से 3 बिजनेसेस हम पहली बार अपनी रिजल्ट सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो से अपनी वॉच लिस्ट के लिए नए स्टॉक्स मिल सकते हैं। पर आजकल हम एक बात कई इन्वेस्टर्स के मुँह से सुन रहे हैं, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि इतना सब रिजल्ट्स ट्रैक करने का फ़ायदा क्या है, जब सारे ही बिज़नेसेस में इतना हेवी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है। 3 महीने लग जाएँ या 6 महीने लग जाएँ मार्केट रिकवर करने में। एंड तभी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग ना इतनी आसान है नहीं जितनी दिखती है। आपने अपना काम कर देना है, तरीका या प्रोसेस एकदम सही रखना है और वो फ़ेथ रखनी है कि जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो हाई क्वालिटी बिज़नेसेस सबसे ज़्यादा अच्छा करेंगे। इमोशनली आपको खुद को बैलेंस करके रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है ऑरम प्रॉफटेक। ये एक काफ़ी यूनिक बिज़नेस है। ऑरम के मेनली 5 प्रोडक्ट्स या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और ये 5 2 सेगमेंट्स रेंटल और डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइडेड हैं। रेंटल सेगमेंट में कंपनी हेलो वर्ल्ड ब्रांड से देश भर में 270 हॉस्टल्स या पीजीज़ चलाती है, जहाँ ये लगभग 20,000 बेड्स या सीट्स मैनेज करते हैं। पीजीज़ के अलावा अगर आपको फ्लैट या अपार्टमेंट किराए पर लेना है, तो उसके लिए ये नेस्टअवे प्लेटफ़ॉर्म चलाते हैं, जहां आप जाके फ्लैट ढूँढ सकते हो। इसमें ये प्रॉपर्टी लिस्टिंग से लेकर रेंट कलेक्शन और एग्रीमेंट जैसी कई सेवाएँ देते हैं। फिर इनके ये ऑरम एनालिटिका, सेल.dio, प्रॉप टाइगर करके 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए बनाए गए हैं। ऑरम एनालिटिका और सेल.dio रियल एस्टेट कंपनियों को लीड जनरेशन, सीआरएम माने कि कस्टमर ऑनबोर्डिंग से लेकर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में मदद करते हैं। बाकी प्रॉप टाइगर आपका 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक्स जैसा प्लेटफॉर्म हो गया। बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो ये 3 प्रोडक्ट्स रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए हैं, ताकि वो आसानी से अपने फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज़ बेच पाएँ। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है। रेंटल और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट्स दोनों का लगभग बराबर 55 से 60 करोड़ शेयर रहा है सेल्स में Q3 में। सेल्स कंपनी की पिछले साल से 77% बढ़ी हैं। Q3 कंपनी के लिए बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है, क्योंकि कंपनी नेट प्रॉफिट लेवल पर प्रॉफिटेबल हो गई है। आप देखोगे पिछले साल एबिटा मार्जिन -2% थी, जो 6% पर आ गई है और पीबीटी मार्जिन भी -14% से 2% पर आ गई है। यहाँ लिखा नहीं है, पर औरंग ने इस क्वार्टर लगभग 3 करोड़ का मुनाफा भी कमाया है। अब आपको ये 3 करोड़ पैट में भी बहुत छोटा लग सकता है, पर आपको ना यहाँ बिजनेस की स्ट्रेंथ समझनी है और डायरेक्शन देखनी है। तो औरंग के पास रियल एस्टेट के लिए पूरा टेक इकोसिस्टम है, जहाँ ये एक एंड से दूसरे एंड तक सारी सेवाएं देते हैं। पीजीज, फ्लैट्स किराए पर लेने से लेकर घर खरीदने, और दूसरी तरफ रियल एस्टेट डेवलपर्स को सेल्स दिलाने, सब यूज केसेस के लिए इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपस में बहुत इंटीग्रेटेड हैं और क्रॉस सेलिंग का काफ़ी स्कोप है। क्रॉस सेलिंग मतलब जैसे आप किसी बैंक ब्रांच में जाते हो किसी काम से, तो वहाँ आप देखोगे बैंक स्टाफ आपको पर्सनल लोन से लेकर इंश्योरेंस सब कुछ बेचने का ट्राई करता है। बाकी प्रॉपटेक भारत में एक इमर्जिंग तेज ग्रो कर रहा सेगमेंट है, लगभग 40,000 करोड़ रुपए का। ऑरम एनालिटिका और सेल.dio दोनों टॉप के 3 प्लेटफॉर्म्स में आते हैं। और क्योंकि ये एक टेक कंपनी है, तो जो हम बार बार बोलते आए हैं ना, ब्लैक बक या जैगल का केस लेकर, कि यहाँ से जब सेल्स बढ़ेंगी मार्जिन एक्सपेंशन बहुत फास्ट होगा, तो नेट प्रॉफिट लेवल या बॉटम लाइन में बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो आप एक बारी औरों को खुद से स्टडी कर सकते हैं। रेंटल बिजनेस तो इनका हाँ थोड़ा धीमे ही ग्रो करेगा, पर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट इनके लिए मेन ट्रिगर है, जहाँ अच्छी टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये अभी सालाना 500 करोड़ सेल्स के रेट पर पहुंच रहे हैं और इनका टारगेट है कि अगले 3 सालों में ये कंपनी 1000 करोड़ सेल्स पर पहुंच जाएगी और कम से कम ये 8 से 10% की नेट प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही होगी, जिस पर आपका 3 ईयर का फॉरवर्ड पी लगभग 14 से 18 बनता है। अब देखिए, औरों के नंबर्स अभी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मार्जिन्स बेहतर हुई हैं और मैनेजमेंट का रोड मैप भी काफ़ी क्लियर दिख रहा है। पर यहाँ एक बात
समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ एक अच्छा क्वार्टर काफ़ी नहीं होता है। असल में ये देखना होता है कि कंपनी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर सही दिशा में जा रही है या नहीं। इसलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म का मतलब सिर्फ़ उठाकर भूल नहीं जाना है किसी स्टॉक को। लॉन्ग टर्म का मतलब कि आपको बिज़नेस को लगातार ट्रैक करना पड़ेगा। रिज़ल्ट्स, गाइडेंस, एग्ज़ीक्यूशन और क्या प्रॉब्लम्स कोई बन तो नहीं रही हैं, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिज़नेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा ना। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये समझ में नहीं आता है कि उन रिज़ल्ट्स को स्टडी कैसे करें। और तो और इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, 5,000 के आसपास, तो किस-किस को ट्रैक करें? तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ़ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको महीने का रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। खैर, वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं, तो दूसरा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला एक एनबीएफसी है जो अलग-अलग तरह के सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स, माने कि बिना कोलेटरल वाले लोन्स देता है। अभी इनका सबसे बड़ा सेगमेंट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का है, जिसका इनके एयूएम में लगभग 27.5% शेयर है। उसके बाद इंस्टेंट कंज्यूमर लोन्स और मिड मार्केट लोन्स 2 बड़े सेगमेंट्स हैं। इंस्टेंट कंज्यूमर लोन्स, जिसे माइक्रो फाइनेंस भी बोलते हैं, ये बिना कोलेटरल वाले हाई मार्जिन पर हाई रिस्क लोन्स होते हैं, जिसमें एनबीएफसीज 25-30% तक ब्याज चार्ज करते हैं। मिड मार्केट में पूनावाला अन्य एनबीएफसीज और कंपनियों को वर्किंग कैपिटल लोन्स देता है। अब यहाँ पर आप हमें ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, वरना पूनावाला आपके बाउंस कर जाएगा। तो पिछले साल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में डाउन साइकिल आया था, क्योंकि सेक्टर में ओवर लेंडिंग हो गई थी। एक-एक कस्टमर के 4-4 जगह लोन्स चल रहे थे। फिर अचानक से एनपीएस बढ़े तो बैंक्स और एनबीएफसीज को काफ़ी लॉस लेना पड़ा। ये आप यहाँ भी देखोगे कि पिछले साल क्यू3 में इनकी क्रेडिट कॉस्ट कितनी ज़्यादा थी और मुनाफा बहुत कम था। आरओए कंपनी का गिर के 0.3% पर आ गया था और इस स्क्रीनशॉट में तो फिर भी Q3 FY25 में 19 करोड़ का मुनाफा दिख रहा है। Q2 में तो कंपनी ने 470 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस बुक किया था। तभी आप देखोगे कि पूनावाला के पीई या पीबी रेशियोज़ आपको हाई लगेंगे, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल में तो कुछ मुनाफा रहा ही नहीं है। कंपनी रिकवर कर रही थी। कई लोग सिर्फ मल्टीपल्स देखकर बोल देंगे कि पूनावाला तो ओवर वैल्यूड है या बेकार है, पर आपको ना यहाँ भी डायरेक्शन समझनी है और क्या चल रहा है ये समझना है। तब से कंपनी का मैनेजमेंट भी बदला है, पुराना मैनेजमेंट भी थोड़ा रिपोर्टिंग पर कमज़ोर था। यहाँ से कंपनी वापस से तेज़ी से अपना बिज़नेस ग्रो करने पर फ़ोकस कर रही है। आप देखोगे कि इनका एयूएम, माने कि जो इन्होंने टोटल लोन्स दिए हुए हैं, वो पिछले साल से 78% ग्रो किए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी अच्छी 15% की ग्रोथ आई है। इसी दिशा में नेट इंटरेस्ट इनकम से लेकर प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारे मैट्रिक्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। बाकी यहाँ लिखा नहीं है, पर इनके डिसबर्समेंट्स, माने कि नए लोन्स, पिछले साल से 84% ग्रो किए हैं। माने कि कंपनी रिकवर करके वापस से ट्रैक पर आ रही है। यहाँ से इनका 35 से 40% रेट से अपना एयूएम ग्रो करने का टारगेट है, जो कि पैट लेवल पर बहुत अच्छी ग्रोथ बनाएगा। और इन प्लान्स के लिए इन्होंने हाल ही में 1500 करोड़ रुपए का फंड रेज़ किया था प्रमोटर से, और आगे भी इनका कुछ 5500 करोड़ रुपए के फंड रेज़ का प्लान है।
पूनावाला का अभी एयूएम लगभग 55,000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो इसे भी आप एक बारी इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस एक हाई मार्जिन, हाई ग्रोथ सेगमेंट है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है, पर आपको ना ये साइकिल समझना भी आना चाहिए, क्योंकि लोन्स अनसिक्योर्ड होते हैं बिना कोलेटरल के, तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है और साइकिल जब डाउनटर्न में आती है, बहुत तेज़ी से आती है। पूनावाला के बाद अब हम एसएमएल महिंद्रा को देख लेते हैं। एसएमएल कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में है और ये मीडियम और लाइट कॉमर्शियल ट्रक्स और बसेस बनाते हैं। इनका टारगेट सरकारी डिपार्टमेंट्स, स्कूल्स और ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं। जैसे आपने इनकी स्कूल बसेस या पुलिस बसेस काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी। पिछले साल महिंद्रा ने एसएमएल को इसके जापानीज़ पेरेंट से खरीद लिया था, जिसके चलते कंपनी का नाम एसएमएल इसूज़ू से बदलकर एसएमएल महिंद्रा रख दिया गया है। एसएमएल आपका पूरा का पूरा साइक्लिकल प्ले है और अभी काफ़ी समय बाद कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जान आई है। आप देखोगे कि अशोक लीलैंड से लेकर फोर्स मोटर्स सबके कितने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। जैसे एसएमएल की ही सेल्स वॉल्यूम्स के टर्म्स में पिछले साल से 62% ग्रो करी हैं। माने कि कंपनी ने पिछले साल से 62% ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं। फिर यही आपको इनके Q3 FY26 रिजल्ट्स में भी देखने को मिलेगा। सेल्स 63% बढ़कर लगभग 550 करोड़ के आसपास हो गई हैं। दिसंबर क्वार्टर एसएमएल के लिए आप देखोगे ना, हमेशा से कमज़ोर रहता था, क्योंकि स्कूल सीज़न आपका अप्रैल से शुरू होता है, तो इनकी सेल्स ज़्यादातर जनवरी से बढ़ना शुरू होती हैं। पर इस बार Q3 में भी बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, तो लो बेस पर प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 करोड़ से सीधा 24 करोड़ रुपए हो गया है। इनकी यही परफॉर्मेंस जनवरी के महीने में भी कंटिन्यू हुई है। जनवरी में कंपनी ने लगभग 1340 यूनिट्स सेल किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले आपकी 30% की ग्रोथ बनती है। पर यहाँ पर पिछले साल के लो बेस का भी इफेक्ट है, इसलिए ग्रोथ आपको हल्की ज़्यादा दिख रही है। तो इसीलिए आपको इनके फ़रवरी और मार्च महीनों के सेल्स डेटा को, मंथली सेल्स डेटा को बहुत क्लोज़ली ट्रैक करना है, अगर आपकी इस बिज़नेस में रुचि आ रही है। ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टर्स रिजल्ट्स आने का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं। कंपनियां हर महीने के अंत में अपना सेल्स डाटा निकालती रहती हैं, जिसके बेसिस पे आपको भी अपने डिसीजंस लेने हैं। चौथा और आखिरी बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है एथर एनर्जी। अभी लगभग 1.5 महीने पहले ही हमने एथर का ओला के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, जिसमें हमने एथर पर भी काफ़ी डिटेल में बात की थी कि कैसे कंपनी पिछले 1 डेढ़ साल में काफ़ी तेज़ी से ओला से मार्केट शेयर छीनती आई है। तो ये लगातार नए एक्सपीरियंस सेंटर्स या शोरूम्स खोलते आए हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स भी बेहतर करते आए हैं। तो हम फिर से ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम आपके लिए उस वीडियो का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एथर को अपने वाइड बॉडी ईवी स्कूटर रेस्टा पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसकी सेल्स तेज़ी से बढ़ी हैं। पिछले 6 महीनों में कंपनी ने 5 लाख गाड़ियाँ जो बेची हैं ना, उनमें से 2 लाख रेस्टा मॉडल्स ही रहे हैं। तो एथर का ओवरऑल मार्केट शेयर लगभग 18.5% या 19% के आसपास पहुंच गया है। कंपनी की सबसे अच्छी पकड़ साउथ इंडिया में है और अब ये सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। अब Q3 के रिजल्ट्स पर आते हैं। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने पिछले साल से 50% ज़्यादा यूनिट्स बेचे हैं। इसी दिशा में सेल्स 53% बढ़ी हैं और ग्रॉस मार्जिन में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। यही मार्जिन इम्प्रूवमेंट एथर के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है। इनके पास टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट ऑलरेडी है और सेल्स भी बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं। कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ जा रही है। आज से 2 साल पहले तो ये ग्रॉस लेवल पर ही घाटे में थे, पर अब तो बस -3% का एबिटा लॉस रह गया है। इस रेट पर एथर जल्द ही नेट लेवल पर भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ बिजनेस का स्कोप, प्रोडक्ट मोट और डायरेक्शन समझनी है। इनका सॉफ्टवेयर अटैच रेट भी काफ़ी अच्छा है, माने कि इनके लगभग 91% कस्टमर्स इनका स्कूटर के साथ साथ इनके सॉफ्टवेयर एथर स्टैक प्रो का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म में सालाना नॉन साइक्लिकल रेवेन्यू लाएगा, जिसे हम रिकरिंग रेवेन्यू भी बोलते हैं। इनका सॉफ्टवेयर कस्टमर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय है।
एथर का अभी लगभग 14% बिजनेस नॉन व्हीकल है, माने कि इसमें 10 से 11% शेयर इनके सॉफ्टवेयर का है और बाकी 2 से 3% सर्विस स्पेयर्स का है। तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि जैसे-जैसे ऑटो मॉडल्स आपके पुराने होते चले जाएँगे, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स से सेल्स बढ़ती चली जाएँगी। अभी तो एथर नया-नया है मार्केट में, पर ऑलरेडी इनकी बाकी ऑटो कंपनियों जैसे 14 से 15% सेल्स यहाँ से आ रही हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोट ये भी है, ये जो इनका एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है, सॉफ्टवेयर वाला और जो स्पेयर्स वाला जो ग्रो करता चला जाएगा। तो एथर में काफ़ी पोटेंशियल है इस बिज़नेस को लेकर। आप ना थोड़ा लंबा सोचो, 2 से 3 साल के हिसाब से, तो आपको इसमें काफ़ी वैल्यू दिखेगी। इसलिए इसको भी आप एक बारी इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि अपनी Q3 FY26 रिजल्ट सीरीज़ की अगली वीडियो में हम किन बिज़नेसेस को कवर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब करिएगा। आप अपने लाइक्स और सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट करोगे, तो हम आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ हर हफ्ते ला पाएँगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।